अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा प्लीज़ ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। बेटा प्लीज़ कंफर्म मी, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ग्रेट। बस 2 मिनट दीजिएगा, जैसे ही मेरी चाय खत्म होती है हम स्टार्ट करते हैं। वील बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes। ठीक है बेटा। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप मुझे कंफर्म कर दें एक दफ़ा फिर कि एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड इज़ माई स्क्रीन क्लियरली विजिबल? क्या ये फुल स्क्रीन मोड में आपको क्लियरली विजिबल है? प्लीज़ बेटा ज़रा कंफर्म कर दीजिए। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा सबसे पहले मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। खैर आफियत के साथ जो भी एग्जामिनेशंस आपने दिए हैं सीए फाइनल के, वो अच्छे गए होंगे। और अल्लाह पाक से मेरी बहुत सारी दुआ है कि जो पेपर आपने दिया, जैसा दिया, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे और इंशाल्लाह ताला पूरे पूरे अगले पेपर के अंदर एंटर हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। ओके, द एजेंट ऑफ टुडेज सेशन इज CFAP 5, tax planning and practices. So this session is basically the orientation and guidance session for tax planning and practices CFAP 5 CA फाइनल का जो आपका एग्जामिनेशन है। किन स्टडी सेशंस के लिए? 2 स्टडी सेशंस के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ बात करेंगे फाइनेंस एक्ट के बारे में। द फाइनेंस एक्ट हैज नाउ बीन इनएक्टेड। ठीक है, बजट पास हो गया है, फाइनेंस एक्ट आ गया है। तो लॉ मोर और लेस सेम रहेगा until and unless there are some amendments for your December 24 attempt एंड जून 25। ठीक है बेटा, जैसे आप कहते हैं विंटर 24 अटेम्प्ट एंड समर 2025 अटेम्प्ट। My name is Munir Muhammad Shafi, and inshallah Ta'ala, I'll be taking you through this course in this entire session. अच्छा भाई, moving on. First of all,
A brief introduction about myself. Many of you might know me. My name is Munir Mohammed Shafi. Alhamdulillah, I have been engaged in teaching since now more than 9 years in the subjects of taxation and auditing. I myself am a practicing auditor, practicing chartered accountant at my own firm, HM Chartered Accountants. I'm a fellow member of ICAP, a fellow member of ACCA, and member of various technical and professional committees of ICAP and ACCA Pakistan. Earlier, I have been associated with KPMG Pakistan. उसके बाद फिर इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड सिंस लास्ट 5 years आई एम अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग माय ओन प्रैक्टिसिंग फर्म। तो टैक्स और ऑडिट ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली इन माय ओन फर्म आई एम लुकिंग आफ्टर दीज अफेयर्स और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो एरियाज हैं इसमें प्रैक्टिकली टेक्निकली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला आई कैन गाइड यू वेल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। और हमारी ये कोशिश होगी कि अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्सेशन जो भी आपके कोर्स में है, जो भी एग्जामिन होता है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, इंशाल्लाह उसको आपके लिए आसान बनाया जाए। ठीक है, ताकि ये पेपर आपके लिए पीस ऑफ केक बन जाए, आसान बन जाए एंड इजीली यू कैन गो थ्रू दिस पेपर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है भाई, स्टार्ट ऑफ द सेशन अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक से आसानी आफियत की दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे इनेबल करें, अल्लाह पाक मुझे ये हिम्मत दें, ताकत दें कि मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए आसान से आसान कर दूं, मैं इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से आपके लिए लेकर चलूं। कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, कोई बड़ा बोल नहीं बोलेंगे, बस अल्लाह पाक से दुआ करेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसमें खैर आफियत डालेंगे। ठीक है बेटा। क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं लाख समझा लूं, अल्लाह ना चाहे आपके दिमाग में वो बात नहीं बैठ सकती। ठीक है, मैं अपनी कोई बात करूं, मैं कोई बड़ाई बयान करूं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से जो बात कहेंगे इंशाल्लाह आपकी समझ आएगी। और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि जो इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा भाई, सेशन एजेंडा है क्या? तो वो सारी बातें समझने समझाने की, क्या समझ आएगा क्या समझ नहीं आएगा, जब कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट होगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाउ we will go through, how we will progress, and how you will be understanding every concept crystal clear, every concept crystal clear इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, and इंशाल्लाह अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है that you will enjoy learning this subject CFAP 5 इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। सेशन में हम बात क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं अबाउट CFAP 5। CFAP 5 है क्या, इसकी प्रोफेशन में इंपॉर्टेंस क्या है? खैर ये बात ज्यादा करना बनती भी नहीं है, प्रोफेशन में इंपॉर्टेंस है क्या। अब जो भी इंपॉर्टेंस है, पेपर पास करोगे तो आगे बढ़ोगे, पेपर पास नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, अल्लाह ना करे। सो ऑब्वियसली एवरी पेपर इन सीए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी पेपर अनइंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके बगैर आगे की सीढ़ी आप चढ़ नहीं सकते। इस पेपर की एडेड एडवांटेज है, इस पेपर का एडेड एडवांटेज है, इस पेपर की एडेड इंपॉर्टेंस है, ये हो ऑडिट हो, दीज पेपर आर कोर पेपर्स ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कोर पेपर्स। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, you you will be assumed to be tax experts। अब लाख किसी को बोलो नहीं यार हमारा तो कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ऑडिट है, हम ऑडिट प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैक्सेशन हमारा कोर एरिया नहीं है, आप उसको लाख बोलते रहो, बट यू विल assumed to be tax experts। आर यू गेटिंग दिस? assumed tax experts। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो टैक्स का चैंपियन होगा, टैक्स का चीता होगा, टैक्स में सब आता होगा इसको। इसे कुछ भी पूछो, टैक्स कैसे बचेगा और टैक्स कैसे करना है, टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, क्रेडिट्स कैसे मिलेंगे, एग्जेम्पशंस क्या हैं, इसको सब पता हो, सब याद होगा। दिस सब्जेक्ट विल बिल्ड एक्सपेक्टेशन प्रेशर ऑन यू। ठीक है, देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, सिलेबस में है क्या हमारे लिए, ये भी देखेंगे। फिर हम इस सेशन में क्या भी देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है सीफे 5 के अंदर, किस तरह से एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, डे 1 से हमें पता हो एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, सो दैट वी कैन बी वेरी टारगेटेड ऑन आवर एग्जाम पैटर्न इंशाल्लाह। ठीक है, की एरियाज क्या हैं, की एरियाज क्या हैं, सी फाइनल के अंदर कोई भी की एरिया नहीं होगा, सारे की एरिया
एग्जामिनर के कमेंट्स आपको दिखाऊंगा मैं। एग्जामिनर कहता है कि भाई स्टूडेंट्स ने सिलेक्टिव स्टडीज की थी, स्टूडेंट को ये एरिया पता ही नहीं था, ये सवाल ही छोड़ दिया। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर इंटायर सिलेबस। अब इंटायर सिलेबस की बात की जाए तो ये इंटायर सिलेबस बहुत बड़ा, किसी ये इंटर की तरह नहीं है, नन्ना मुन्ना चुन्ना सा सिलेबस नहीं है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। सीए फाइनल का सिलेबस बहुत बड़ा, हम देखेंगे क्या है। तो सर इसको कवर कैसे करने वाले हम, इसको हम पढ़ने कैसे वाले, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह, ठीक है। पासिंग रेशो क्या रहता है, नॉट वेरी गुड, ऑन एवरेज 20 to 30%। क्या ये गुड है बैड है, वेल आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड रेशियो, ठीक है। अच्छा इससे भी कम रहता है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन क्या इससे ज्यादा होना चाहिए जी। जैसा कि लास्ट अटेम्प्ट में 33% था, विंटर 23 की हम बात करें, उसमें 33% था, वो बेहतर था। उससे पहले 27 था, उससे पहले 20 था। कभी ऐसा भी हुआ है कि 10% रहा है, ठीक है, बहुत बुरा भी होता है। तो सर उसके मुकाबले में 33% अच्छा नहीं है क्या? है तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उनके मुकाबले में भारत और थोड़ा सा बेहतर है कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन हमें इससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आज से ये नियत कर लो, इरादा कर लो, इंशाल्लाह इतनी मेहनत करनी है दैट दिस विल बी 100% रेशो फॉर अस। किसी के लिए कुछ भी हो ये रेशो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमने पास होने और हम पास हो रहेंगे इंशाल्लाह। आज आप नियत करोगे, इरादा करोगे और उतनी मेहनत करोगे, देयर इज नो रीजन दैट यू डू नॉट पास दिस पेपर, ठीक है। फिर हम इस सेशन में किस पे बात करने वाले हैं, रीजंस ऑफ फेलियर पे बात करने वाले हैं। क्या रीजंस ऑफ फेलियर रहते हैं, क्या रीजंस ऑफ फेलियर रहते हैं, क्यों बच्चे फेल होते। फिर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्या भला है, अब हमें ये पेपर मैनुअली नहीं देना, कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना है, ठीक है। शबे आप में से कितने बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे चुके हैं, सीए फाइनल का कोई और? गुड। एनीवन एल्स? शबे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आसान होता है या मुश्किल होता है, सवाल मुझसे पूछो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आसान होता है, इजी। व्हाई इट इज इजी? इट इज इजी फॉर यू टू अमेंड योर आंसर्स। क्रॉस करना, गंदी संदी राइटिंग करना, ऑल फॉल लिखना, आपने सवाल कर लिया, आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है, यार ये सही नहीं किया, अब आपने उस एक एडजस्टमेंट के लिए सारी वर्किंग को क्रॉस किया। उससे बेहतर ये नहीं है कि आपके पास एक एक्सेल की स्प्रेडशीट हो, उसके अंदर आप सवाल को सॉल्व करें। अगर आपसे किसी अमाउंट में, किसी फिगर में कोई एरर हो गई है, यू कैन अमेंड इट, यू कैन मॉडिफाई इट इजीली, ठीक है। लेकिन सर हमारी इतनी अच्छी टाइपिंग स्पीड नहीं है, नहीं है टाइपिंग स्पीड। अगर तो ये पेपर मोबाइल पे ले लिया जाए तो व्हाट्सएप की स्पीड बहुत अच्छी है हमारी, मोबाइल पे कर लेंगे हम पेपर। तो बेटा जिस चीज की जरूरत है उसकी स्पीड को बढ़ाओ, और जिस चीज की जरूरत नहीं उसकी स्पीड को घटाओ। मोबाइल को साइड में लगाओ, उसकी स्पीड घटाओ और टाइपिंग की स्पीड बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी सर स्पीड, बात करेंगे इस पे भी, सेशन प्लानर की भी बात करेंगे कि हमारा क्लासेस क्या होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी। आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सिलेबस ओवरव्यू की पहले बात करते हैं। सिलेबस ओवरव्यू से पहले ये बात मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर चुका कि सीपेप 5 is a very important paper from your professional point of view, practice point of view, ठीक है। This is the highest level of examination in the area of taxation, and obviously it's not going to be easy for you now. इससे पहला वाला कैफ 2 इजी था, आसान था। जिन्होंने पढ़ा होगा मुझसे, दे नो, मैं हमेशा ये कहता था कि यार कैफ 2 है इजी, कैफ 2 का पेपर है, सीए का इजी पेपर है। बट इफ यू टॉक अबाउट सी फैप 5, it's not that easy. Why? The course quantum make it difficult. Are you getting this? हम कोर्स को क्वांटम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये इतना आसान होने वाला नहीं। वजह उसकी ये है कि इसका कोर्स का क्वांटम ठीक ठाक है,
एंड ऑब्वियसली वी हैव टू कवर द एंटायर क्वांटम, और एग्जामिनर के पास बहुत रूम है खेलने के लिए, पूछने के लिए, और एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट ICAP's syllabus document. Let me open it first. अच्छा बेटा, तो मुझे जरा सा ये बता दो कि क्या आपको ये सिलेबस वाली स्क्रीन नजर आ रही है फुल स्क्रीन मोड पे, PDF एनोटेटर के ऊपर फुल स्क्रीन मोड पे? क्या आप लोग ये स्क्रीन देख सकते हैं सिलेबस वाली? राइट। चलो, so this is ICAP's official syllabus document for winter 2024. Obviously अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपने ये देख लिया होगा। अच्छा, अभी हमारा कंसर्न इज टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। बाकी कोई सब्जेक्ट अगर आप अपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन बेटर रेफर दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा, फिर इसमें कुछ प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं। प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होता है? प्रोफिशिएंसी लेवल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिच ऑफ द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन टेकिंग द एक्शन। प्रोफिशिएंसी लेवल मींस एक्सपर्टीज लेवल। अगर लेवल 1 P1 की प्रोफिशिएंसी एक्सपेक्टेड है तो ऑब्वियसली लाइक आप थोड़ा हल्का हाथ रखने वाले। अच्छा भाई, प्रोफिशिएंसी 2 अगर एक्सपेक्टेड है तो थोड़ा सा हैवी हैंड आएगा, और प्रोफिशिएंसी 3 के ऊपर आपको ठीक ठाक डिफिकल्टी लेवल फेस करना होगा। एडवांस्ड लेवल वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी प्रैक्टिकल चीजें होंगी, वो सारी आपसे एग्जामिन की जाएंगी। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स द एडवांस लेवल रिलेट टू वर्क एनवायरनमेंट्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ एम्बिग्युइटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी। And at CFAP 5 level, at CFAP level, things are at P3 proficiency level. ठीक है, टेक्निकली ICAP ठीक ठाक ढंग का एग्जामिन करता है, एंड यू विल फील इट। श्योर। टेस्टिंग लेवल T1, T2, T3, कोई भी टेस्टिंग लेवल हो, टेस्टिंग लेवल कोई भी हो, अगर आपकी कवरेज अच्छी है, पूरी है, इंशाल्लाह यू विल बी थ्रू। श्योर। ये कौन सा डॉक्यूमेंट खोल लिया, इसमें बाकी सारे क्यों आ रहा है? CFAP 5, tax planning and practices. Prepare and analyze relevant tax information. ठीक है भाई, यानी कि टैक्स के रिटर्न की कैलकुलेशन आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगी, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे वो सेल्स टैक्स रिटर्न हो, कोई भी रिटर्न, कंप्यूटेशन भी करना पड़ेगी। और उसकी इंफॉर्मेशन को अगर एनालाइज करने को कहा जाए, कमेंट करने को कहा जाए, एडवाइस करने को कहा जाए, तो वो भी करना पड़ेगा। एंड वी विल हैव अ लुक एट इट दैट हाउ द एग्जामिनर इज टेस्टिंग दिस थिंग। ठीक है, सिलेबस ग्रेड, इनकम टैक्स, sales tax and FET, any indirect taxes. This is direct tax, income tax, indirect taxes, sales tax and FET, and then there is a portion of ethics. Income tax 50 to 60 marks की weightage, sales tax 30 to 45 marks की weightage, sales tax and FET, syllabus area B and syllabus area C 5 to 10 marks की weightage है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि things are maximum at P3 level. Are you getting this? Maximum at P2 and P3 level. Proficiency level is going to be very high. सेल्स टैक्स में देख लें आप, सब P3 लेवल। ठीक होगी बात? है क्या, इन शॉर्ट बता दो, जो कुछ इनकम टैक्स के अम्ब्रेला के अंडर आ रहा है वो सब एग्जामिनेबल है, आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है। कंप्यूट करना वेरियस हेड्स ऑफ इनकम के अंडर, कंप्यूट इनकम अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम एंड टैक्स देयर ऑन एंड अप्लाई प्रोविजंस रिलेटिंग टू लॉसेस, डिडक्टिबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट्स अंडर टैक्स अदर टैक्स कंसेशंस। पर ये तो हमने कैफ 2 में भी पढ़ा था, ये तो हमने सी एंटर में भी पढ़ा था। यहां पर डिफरेंस क्या होगा, यहां पर डिफरेंस होगा, यहां पर चीजें इतनी सिंपल नहीं होंगी, यहां पर चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। प्लस लॉसेस, आपने कैफ 2 में बड़े इजी इजी लॉसेस पढ़ लिए थे, लॉसेस का टॉपिक वाज कंसीडर्ड टू बी द इजीएस्ट टॉपिक, बट हियर इज एट सी फाइनल स्टेज दिस माइट नॉट बी द केस। इसमें आपको ग्रुप रिलीफ, ग्रुप एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, टैक्सेशन इज अ सिंगल फिस्कल यूनिट, ये सारी चीजें आएंगी जो कि लॉसेस के अंदर चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देती है। ठीक है भाई। अच्छा, फिर रिटर्न असेसमेंट, अपील, रिकॉर्ड्स और ऑडिट के सेक्शन तो हमने सी एंटर में भी पढ़े थे सर, यहां भी पढ़ना पड़ेंगे, हाँ वही चीजें पढ़ना पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर एडवांस टैक्स के प्रोविजन भी पढ़ना पड़ेंगे, सी एंटर में नहीं था। विदहोल्डिंग टैक्स के प्रोविजन पढ़ना पड़ेंगे, ये भी सी एंटर में नहीं था। मिनिमम टैक्स एंड फाइनल टैक्स, ये भी सी एंटर में नहीं था, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल एट सी फाइनल स्टेज। एग्जामिनर को बहुत पसंद है, और आपके क्वेश्चन के अंदर भरा पड़ा होगा मिनिमम और फाइनल टैक्सेशन कैलकुलेट्स। ठीक है। एडवाइस ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, ट्रीटीज एग्जामिन नहीं होती, हाँ लेकिन इंटरनेशनल टैक्सेशन, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन, ये सारी की सारी चीजें। एडवाइस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्सेशन। लास्ट लास्ट टाइम के अंदर एक सवाल आया था, सॉरी समर 23 का था शायद, जिसके अंदर आपको मोड ऑफ बिजनेस के ऊपर एडवाइस करना था कि कौन सा मोड ऑफ बिजनेस बेहतर रहेगा फ्रॉम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव फॉर द ओनर्स। तो ऑब्वियसली वो मोड ऑफ बिजनेस ऑप्टिमम रहेगा जिसमें टैक्स का इंसिडेंस, टैक्स का एक्सपेंस मिनिमम आया है। आर यू गेटिंग दिस? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस मोड ऑफ बिजनेस के थ्रू बिजनेस करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैलकुलेट सेल्स टैक्स, आउटपुट इनपुट टैक्स, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड एग्जिम्प्ट सप्लाई। सर ये तो हमने कैफ 2 में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पर आएगा, और तब भी अच्छे ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स लेवल पर आएगा। सारे शेड्यूल्स टेस्ट होंगे। वजह, सर सारे शेड्यूल्स टेस्ट होंगे, उसमें हर चीज टेस्ट होगी, क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। क्या है? ओपन बुक एग्जामिनेशन। और यू गेटिंग दिस? ऑर्डिनेंस आपके पास होगा, सॉफ्ट कॉपी आपके पास होगी, सारे शेड्यूल्स आपके पास होंगे। ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, कहीं से भी कोई भी आइटम आ जाएगा, आपको उसकी टैक्सेशन करनी होगी। बताएगा नहीं थर्ड शेड्यूल का आइटम। कैफ 2 में क्या होता था? कैफ 2 में ये होता था, सी एंटर लेवल पर ये होता था कि आपको सेल्स टैक्स का सवाल दिया और उसमें आपको बता दिया कि ये आइटम थर्ड शेड्यूल का आइटम, ये जीरो रेट सप्लाई है, ये एग्जाम सप्लाई है। सीएफ फाइनल के स्टेज के ऊपर आपको नहीं बताएगा वो, एंड यू हैव टू चेक whether this is a third schedule item, fifth schedule item, sixth schedule item, eighth schedule item, 11th schedule item, कौन सा schedule item है ये? And accordingly you have to apply the principles of sales tax on that item. Things are going to be complex. Let's see a final level. ठीक है। अब वो वाली आसानी नहीं मिलेगी आपको कि बता दिया एग्जामिनर ने सब जीरो रेटेड है, अब हम जीरो रेटेड ट्रीटमेंट कर लेते हैं। एग्जाम टेस्ट, एग्जाम का ट्रीटमेंट कर दिया, इनपुट टैक्स सारा का सारा जाया हो गया, बेसला हो गया, जीरो रेटेड है, पूरा रिफंड हो गया। अब ऐसा सीन नहीं, यू हैव टू सर्च फॉर इट। ठीक है। And we'll see very interesting questions over in sales tax. Apportionment of income tax and carry forward, refund thereof, advice on registration, deregistration, ये वही enter वाला. Apply provision of provincial capital territory sales tax laws applicable on services. Now this is interesting. Well, not very interesting from students' perspective, but yes, at CA final level, you will also be examined in respect of provincial sales tax. We know, आपको अगर याद हो ना, कि ना याद हो, जब कैप 2 के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पढ़े होंगे, याद होगा आपको हल्का फुल्का, कि जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो प्रोविंसेस गवर्न करते हैं। सर्विसेज का सेल्स टैक्स प्रोविंसेस लेते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर अगर कोई सर्विस का सेल्स टैक्स है वो तो फेडरेशन ही लेगी, लेकिन अगर सिंध के अंदर है तो वो सिंध गवर्नमेंट लेगी। पंजाब के प्रोविंस के अंदर अगर कोई सर्विसेज दे रहा है वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, वो सेल्स टैक्स पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा। तो सर क्या ये प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी पढ़ना पड़ेंगे हमें? आंसर इज यस, पढ़ना पड़ेंगे हमें।
सर कौन से प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पढ़ना पड़ेंगे? कौन से प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पढ़ना पड़ेंगे? क्या हमें सारे प्रोविंसेस के सेल्स टैक्स पढ़ना पड़ेंगे लॉज? क्या हमें सारे प्रोविंसेस के प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज पढ़ना पड़ेंगे? आंसर इज यस एंड नो। चलिए क्या बताओ, यस एंड नो। इसलिए कि हम पढ़ेंगे एक, लेकिन उससे सारे कवर हो जाएंगे, एक तीर से सारे शिकार हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो पंजाब का जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है उसका लॉ है। तो सारे कैसे हो जाएंगे? प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है। क्या चीज चेंज होती है? रेट्स चेंज हो जाते हैं, सर्विसेज आइटम्स चेंज हो गई, कुछ चीजें चेंज हो गई। तो अगर आपने वो पढ़ लिया, सो यू आर डन विद 80-85% ऑफ द प्रोविजंस। रेस्ट ऑफ 5-10% प्रोविजंस वो बस डिफरेंट होते हैं रेट्स वगैरह के फर्क से। एडवाइस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक हो गई बात। एफईडी, फेडरल गवर्नमेंट एफईडी लिवाई करती हुई, एफईडी फेडरेशन के पास जाती है, फेडरल गवर्नमेंट के पास जाती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसका लॉ है। एफईडी एक्ट है, क्या वो हमारे कोर्स का पार्ट है? जी हमारे कोर्स का पार्ट है। क्या इससे सवालात आते हैं? एग्जामिनर ने इससे ठीक ठाक अच्छे खासे सवालात पूछ लिए हैं। पहले बहुत आसान आता था, लेकिन बीच में 2-3 अटेम्प्ट्स ऐसी हैं कि एग्जामिनर ने इसके ऊपर बिल्कुल हैवी हैंड रखा है, हल्का हाथ नहीं, हैवी हैंड। और पहले पूछा उसने 10 मार्क्स का, 11 मार्क्स का, 10 से 11 मार्क्स मान ही रखते हैं। और उसने तबीयत से चीजें टेस्ट की, अच्छी चीजें, ढंग की चीजें टेस्ट की। ठीक है, फिर हमारे पास है एथिक्स का पोर्शन। एथिक्स का पोर्शन, क्योंकि हम तो भाई हैं ही एथिकल लोग हैं, माशाल्लाह एथिक्स तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो ये हमारे लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। बाहर तो आ रहा, लेकिन ये आसान मार्क्स हैं, 5 से 10 मार्क्स मुफ्त के मार्क्स हैं, इजी मार्क्स हैं, इजी पिकिंग्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। कि एग्जामिनर प्रोफेशनल स्किल्स, माशाल्लाह हमारे बच्चे तो हैं प्रोफेशनल, आप लोग तेज लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, तो आपको इससे क्या लेना देना। ठीक है बेटा, अब आ जाओ स्पेसिफिक रेफरेंसेस कि क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, पूरा के पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आर यू गेटिंग दिस? सारे रूल्स आपके कोर्स का पार्ट है। अच्छा, पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जब मैं बात करूं, देख रहे हो क्या लिखा हुआ? शेड्यूल्स टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सारे शेड्यूल्स। मतलब शेड्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल्स के अंदर बैंकिंग की टैक्सेशन भी है, ऑयल एंड गैस की टैक्सेशन भी है, लीजिंग की टैक्सेशन भी है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड वगैरह की रजिस्ट्रेशन का भी शेड्यूल है। अब इसमें कुछ जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, तो अब ऑब्वियसली एग्जामिनर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो बड़ी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं उसकी तरफ एग्जामिनर का फोकस नहीं होता। बट इट विल बी गुड इफ यू हैव ओवरव्यू ऑफ दोज एज वेल। ठीक है, तो बेसिकली एग्जामिनर ने कह दिया है पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो सिया सफेद है सारा आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, जब आप सेक्शंस को देखेंगे तो सारे सेक्शंस ही तकरीबन कवर्ड हैं आपके कोर्स के अंदर। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स भी सारे कवर्ड हो गए। अच्छा सर, और क्या क्या कवर्ड हो गया? रेलिवेंट नोटिफिकेशंस भी कवर्ड हो गए, सर्कुलर्स भी कवर्ड हो गए, रूल्स मेड देयर इन भी कवर्ड हो गए, और मॉडल डबल टैक्स ट्रीटी। मॉडल डबल टैक्स ट्रीटी से मुराद ये कि जो बेसिक चीजें हैं कि ये टैक्स ट्रीटी है, डबल टैक्सेशन से फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे होगा, क्या होगा। कंट्री स्पेसिफिक ट्रीटीज नॉट एग्जामिनेबल, मैंने आपको बोला स्पेसिफिक जो कंट्री स्पेसिफिक ट्रीटीज है वो एग्जामिनेबल नहीं है। फिर जरा देखो सेल्स टैक्स एक्ट 1990, तो उसमें तकरीबन सारी चीजें एग्जामिनेबल हैं। ठीक है, सारे शेड्यूल्स एग्जामिनेबल हैं, रूल्स सेल्स टैक्स के एग्जामिनेबल हैं। अब यहाँ पे कोई चेरी पिकिंग नहीं है। सीए इंटर में क्या था भाई, ये एग्जामिनेबल है, ये नहीं है, ये सेक्शन एग्जामिनेबल है, ये नहीं है, ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि ये सीए फाइनल का लेवल है। अब सीए फाइनल के लेवल में ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम ये बोलेंगे कि ये अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे कुछ भी नहीं है, ये डेड एंड है। इसके बाद क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। कॉमन प्रोविजंस ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल टेरिटरी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, देख रहे हो? कॉमन प्रोविजन, सारे प्रोविंसेस के जो कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं वही पूछे जाएंगे। अदरवाइज दिस इज अगेन अ वेरी बिग स्टफ। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल्ड नहीं, लेकिन ये समराइज जब करेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। क्योंकि हर चीज को पूरा नहीं पढ़ा जा सकता।
बिकॉज यू लिमिटेड टाइम। ठीक है। और ये इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफएडी तो आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे। हम आज तक सीख रहे हैं, सीख ही रहे हैं। कोई मसला आ गया, कोई इशू आ गया, कोई केस लॉ हो गया, कोई रूलिंग, कोई जजमेंट, ये देखा वो देखा, मतलब आप सारी जिंदगी अगर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग टैक्स, यू आर लुकिंग एट टैक्स, यू विल कीप ऑन लर्निंग वेरियस न्यू एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ. So this is something not exhaustive that we can cover each and everything within this span of 4 to 5 months. This cannot be the case. ठीक है। केस लॉस तो एग्जामिनेबल ही नहीं है। ठीक है। केस लॉस खुद एक इतना बड़ा लॉ का चंक बनता है। ठीक है। रेलिवेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जनरल ऑर्डर, सेल्स टैक्स की बहुत सारी बातें जनरल ऑर्डर में मिलती हैं। ठीक है। बहुत सारा सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर में मिलता है। एफईडी एक्ट, एफईडी रूल्स, एफईडी एक्ट, एफईडी रूल्स, इसके अंदर ये है कि एफईडी के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 थोड़ी आसानी कर दी गई है। और फिर एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। माशाल्लाह कोड ऑफ एथिक्स में तो आप लोग वैसे ही चैंपियन है। तो ये है आपके कोर्स का हिस्सा। इन शॉर्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पूरा, रूल्स पूरे, सर्कुलर्स वगैरह सारे जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है, इतने सारे हैं जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है। हम हर टॉम डिक एंड हैरी को पढ़ने वाले नहीं है, हम हर उल्टी सीधी अला बला भला चीज को पढ़ने वाले नहीं है। बहुत सारी चीजें इफेक्टिव ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं रही है। ठीक है। सो inshallah taala we will focus and we will try to cover exam specific resources first, because obviously सीए फाइनल के अंदर आपको पता है कि 100% पेपर शायद बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ठीक है। if you are able to attempt 85% of the paper, and even that is uh, 60% correct, 65% correct, then you are through. Are you getting this? आपने 75% पेपर किया और वो 70% करेक्ट कर लिया, यू आर थ्रू। सिंपल। 75% को 70 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 75% इंटू 70% मल्टीप्लाई कर दो, कितना परसेंट बनता है बता दो। 50 समथिंग बनता है। कितना बनता है भाई, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। 52.5। वेरी गुड। 75% आपने पेपर अटेम्प्ट किया, जो कि 70% ठीक है। 52 मार्क्स आ गए, पास हो गया। 52.5 आ गया, 2.5 मार्क्स ज्यादा ले लिया, माशाल्लाह। तो बेसिकली वी विल फोकस टू पास दिस एग्जामिनेशन इंशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि कोर्स का क्वांटम इतना बड़ा है कि अगर हर चीज के पीछे हम भागेंगे तो हम कहीं भी नहीं भाग सकते। ठीक है। हाँ, लेकिन हमें पता है कि आई कैप ने जो हमें ऑफिशियल टेक्स्ट दिया है, बेसिकली तो एग्जाम किट दी है, लेकिन एग्जाम किट के अंदर सारे टेक्निकल एरियाज जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे डाले हैं। ठीक है। उसकी उसकी थ्योरी भी डाली, वो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। फिर आई कैप की जो एग्जाम किट है उसमें जो जो क्वेश्चंस उसने दिए हैं, वो क्वेश्चंस, वो एडजस्टमेंट पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं। ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। पास पेपर्स हमारे पास इतने सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, एग्जामिनर के कमेंट्स अवेलेबल हैं, मतलब इतना माल है, इतना माल है, इतना माल से मुराद मटेरियल की बात हो रही है। वैसे वो वाला माल तो पास होने के बाद मिलेगा ना, क्वालिफाई करने के बाद मिलेगा। इतना मटेरियल है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि पेपर आपको 90-95% आता हो इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा भाई, और अल्लाह से उम्मीद रखें 100% आए। ठीक है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह चाहे तो कुछ भी क्या नहीं हो सकता। अच्छा भाई, तो ये बात कर ली हमने सिलेबस की। तो बेटा इसके अंदर किसी का कोई सवाल है, वरना हम आगे बढ़ेंगे। बेटा इसमें किसी का कोई सवाल है, वरना हम आगे बढ़ेंगे। गुड। अच्छा भाई। चलो, सी फैब 5 का एग्जाम पैटर्न आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इधर उसका एक खाका बना दिया है। क्या खाका बना दिया है?
क्वेश्चंस की वेटेज क्या होगी और उसमें पूछा क्या जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन होगा इनकम टैक्स से, जो कि होगा 20 से 25 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा इनकम टैक्स से जो कि होगा 20 से 25 मार्क्स के बीच में हो सकता है, होगा। तो ना हो तो पत्थर पर लकीर नहीं है, एक इंडिकेटिव पैटर्न है। वो आपका कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। कंप्यूटेशन करनी होगी, क्या कंप्यूटेशन करनी होगी, क्या कंप्यूटेशन करनी थी, कैप 2 के अंदर क्या कंप्यूटेशन करनी होती थी, आपको याद है? क्या कंप्यूटेशन करनी होती थी? टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। यही कंप्यूटेशन यहां भी करनी होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका होगा, एक क्वेश्चन आपका होगा जो आपका होगा कंप्यूटेशन बेस्ड। ठीक है, 20 से 25 मार्क्स का इनकम टैक्स। एक क्वेश्चन आपका होगा इनकम टैक्स से ही, 20 से 25 मार्क्स का ही, 18 का भी हो सकता है, लेकिन टेंटेटिव 20 से 25 मार्क्स का हो, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कमेंट करो, एनालाइज करो, एडवाइज करो, कमेंट करो। ये डिस्कर्सिव क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होगा। किस पर? आईटीआर कंप्यूटेशन के ऊपर। इनकम टैक्स रिटर्न बना के दे दिया जाएगा, उसकी कंप्यूटेशन आपको दी हुई होगी और उसके ऊपर आपने कमेंट करना होगा, और उसमें काफी चीजें गलत होंगी, उल्टी सीधी की हुई होंगी। अब आप उसके ऊपर कमेंट कब कर सकोगे, आप उसके ऊपर तजिया कब कर सकोगे? सब आपने अच्छी सी चीजों को पढ़ा हो, जब नॉलेज आपके दिमाग में होगी और एप्लीकेशन में आप चैंपियन होगे, प्रैक्टिस आप थग्स करके गए होगे, तो अब आपके लिए कमेंट करना आसान। आपको रेलेवेंट लॉ ही नहीं पता, आपको ठीक ट्रीटमेंट ही नहीं पता। हाउ ऑन अर्थ कैन यू कमेंट एंड एडवाइज द प्रॉपर करेक्ट ट्रीटमेंट? नॉट पॉसिबल। ठीक है, एग्जामिनर के कमेंट्स ये हैं कि स्टूडेंट सबसे बदतरीन सवाल ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, उनको अंग्रेजी लिखना नहीं आ रही है, उनको अपने कॉन्सेप्ट्स को बताना नहीं आ रहा, इजहार करना नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग दिस? जब एग्जामिनर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये नहीं आ रहा, तो भाई इसके ऊपर फोकस कर लो, इसको दुरुस्त कर लो, इसको ढंग से फोकस कर लो। आर यू गेटिंग दिस? देन इनकम टैक्स से ही 5 से 10 मार्क्स के आपके दो क्वेश्चंस और बनेंगे। 5 से 10 मीन्स 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कुछ कंप्यूटेशन के ऊपर भी हो सकते हैं, और 5 से 10 मार्क्स आपके एडवाइस एंड कमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। लॉसेस के ऊपर आपसे कुछ पूछ लिया उसने, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस के ऊपर आपसे कोई कमेंट मांग लिए, एडवाइस कि भाई एडवाइस करो, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, आप जरा टैक्स पेयर को एडवाइस कर दो, आप कंसल्टेंट हो। ठीक है, फिर सेल्स टैक्स एंड एफईडी, सेल्स टैक्स और एफईडी से 10 मार्क्स का डिस्कर्सिव सवाल तो पक्का आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता, 8 से 10 मार्क्स। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन करो, एडवाइस करो, सेल्स टैक्स की इंप्लीकेशन, एफईडी की इंप्लीकेशन इस सिनेरियो के अंदर, इसको एडवाइस करो, ये करो, वो करो। 8 से 10 मार्क्स का। सेल्स टैक्स एंड एफईडी इनडायरेक्ट टैक्सेस की कंप्यूटेशन, 20 से 25 मार्क्स आपके इस कंप्यूटेशन के अंदर छुपे हुए। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सेल्स टैक्स की कंप्यूटेशन स्ट्रांग हो, इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन स्ट्रांग हो, इसका मतलब कि आधा पेपर आपका कंप्यूटेशन से सिक्योर हो जाता है। But for the rest of the remaining 50 marks, you have to develop proper drafting skills. Otherwise, you cannot pass this exam. क्योंकि वो 50 जो कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स आप करोगे, 50 के अंदर से आप बमुश्किल 35 का ठीक करो। So now to secure the remaining 15 marks, वो 35 भी तब ठीक करोगे जब आप चैंपियन हो जाओगे। So for to score the remaining 15 marks, you should
हैव अ साउंड ग्रिप ऑन ड्राफ्टिंग स्किल्स इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। मसला है क्या, पेपर रुक क्यों रहा है? सर सारे बच्चे क्यों पास नहीं कर रहे हैं? कर जाएं, सारे बच्चे पास कर जाएं, सारे हो जाएं पास। क्यों नहीं हो पा रहे हैं सारे पास? कुछ मसाइल है, और वो मसाइल अगर उस पर आप काबू पा लेंगे तो इंशाल्लाह आप पास कर जाएंगे। बाकी सारे बच्चे जो फेल होते रहे वो तो हो गए, आप वो हैं जिन्होंने पेपर देना है। अगर आप इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं तो आप ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। और अगर आप इन मसाइल को काबू नहीं पा सकते, इन मसाइल पर काबू नहीं पा सकते, आप पेपर पास नहीं कर सकते। फिर आप भी ठोकरे खाएंगे, 2-3 अटेम्प्ट लगाएंगे, उसके बाद जाकर कहीं पेपर पास होगा, अल्लाह ना करे। हमारी कोशिश होगी, हमारी दुआ होगी कि हम आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, हेल्प आउट करें, ताकि ये पेपर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि थिंग्स विल बी इजी, थिंग्स विल गो स्मूथ स्ट्रेट इंशाल्लाह। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, इसमें आपका भी बहुत बड़ा किरदार होगा। ठीक है, चलो रीजंस ऑफ फेलियर, सिलेक्टिव स्टडीज। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक है ग्रुप रिलीफ का, ठीक है, थिन कैपिटलाइजेशन का, अब आपने छोड़ दिया, थिन कैपिटलाइजेशन का टॉपिक छोड़ा, उसी से सवाल आ गया, क्यों छोड़ा भाई, क्यों छोड़ा? अगर कोई टॉपिक इतना मुश्किल हैवी कि आपको लग रहा है कि यार इससे कभी भी कुछ भी नहीं आता, फिर भी कुछ ना कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होनी चाहिए कि अगर आ गया ओपन बुक एग्जाम है, कहीं से देख के लिख के कुछ 10 मार्क्स का सवाल है, 4 3 4 5 मार्क्स तो ले लें। सिलेक्टिव स्टडीज का मतलब ये है कि आपने कोई टॉपिक बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपने उसको टच ही नहीं किया। ऐसा ना करें, ठीक है, ऐसा ना करें। कोई ऐसी चीज होगी जो आती ही नहीं है छोड़ देने की, वो मैं खुद बताऊंगा भाई ये आएगी ही नहीं, इसको छोड़ो, इसके ऊपर टाइम मत लगाओ, इस पर दिमाग मत लगाओ, इसको छोड़ो। अदरवाइज सिलेक्टिव स्टडीज हाईली डिस्करेज्ड। ठीक होगी बात। सेल्स टैक्स हो, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हो, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तो कुछ भी नहीं आता सर, नहीं भाई, मोटी मोटी चीजें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। आ गया फिर, ठीक, जैसे एफईडी से पूछ लिया एग्जामिनर ने, ठीक ठाक पूछ लिया, पहले बच्चे ये कहते थे कि भाई एफईडी से कुछ नहीं आएगा, उसके बाद जब पूछा तो ऐसा खतरनाक पूछा कि फिर बच्चे एफईडी में टाइम लगा रहे। ओवर रिलायंस ऑन ऑर्डिनेंस एंड ओपन बुक पॉलिसी। अच्छा भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग। बच्चे कहते हैं सर ओपन बुक है ना, या तो कुछ करना नहीं है, ऑर्डिनेंस तो हमारे पास है, ये हम कर लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा। वजह, आपके पास एग्जाम में पेपर में ऑर्डिनेंस खोल के टॉपिक पढ़ने का टाइम थोड़ी है, टॉपिक को गो थ्रू करने का टाइम थोड़ी है। इतना टाइम थोड़ी है, आप किताब खोलोगे, आप टॉपिक को, आप सेक्शन, अच्छा फिर सेक्शन की वर्डिंग्स, लॉ की वर्डिंग्स है, आसान तो नहीं, टेक्निकल वर्डिंग्स है। आप उस लॉ की वर्डिंग्स को एनालाइज करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, और उसके बाद फिर आप अप्लाई करो। आपने हर चीज पढ़ी हुई हो, आपके दिमाग में प्रिंसिपल्स बैठे हुए हो, जहां जरूरत पड़े 2 3 4 5 6 चीजों के लिए आपने ऑर्डिनेंस रेफर कर लिया। फॉर एवरीथिंग यू कैन नॉट ओपन द ऑर्डिनेंस एंड रेफर द मटेरियल और द टेक्निकल कंटेंट देन एंड देयर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जब कहते हैं ना ओपन बुक पॉलिसी है, तो एक इसको कहते हैं कि आप इजी ले लेते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को। भाई ओपन बुक है, थ्योरी का पेपर है, ओपन बुक है, कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स आ गए हैं, जो भी चीज होगी वो हम किताब खोल के देख लेंगे। किताब खोल के देखने के लिए पहले से खोली होना जरूरी है। पहले आपने खोली नहीं, आज से पहले आपने किताब को खोला नहीं, सेक्शन को देखा नहीं, सेक्शन को पढ़ा नहीं, उस सेक्शन को पहली दफा आप एग्जाम में जाके पढ़ रहे हो, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट जूस आउट ऑफ इट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो, तो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑर्डिनेंस को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज आसान करके समराइज करके पढ़नी होगी उसको समराइज करके पढ़ रहे होंगे, जहां ऑडियंस से रेफर करना है ऑडियंस से रेफर कर रहे होंगे।
जहां मैं कहूंगा ये चीज है, हमने कंप्लीट कर ली, इसको आपने रीड करना है, वो आपने रीड करना है। आर यू गेटिंग दिस? लैक ऑफ पेपर टेक्निक, अनदर प्रॉब्लम। करना कैसे है पेपर? सवाल आएगा, सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, सवाल को प्लान कैसे करना है, सोचने का पैटर्न जाविया क्या होना चाहिए, पेपर टेक्निक क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस, इंशाल्लाह वी विल सॉल्व फुल पेपर्स, इंशाल्लाह। ठीक है, पूरे पूरे सवाल सॉल्व करेंगे, हर हर चीज हम कोशिश करेंगे सॉल्व करें, ड्यूरिंग द क्लास सॉल्व करें, लाइव प्रैक्टिस सेशंस के अंदर, प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हम सॉल्व करें। पेपर टेक्निक आनी चाहिए। सवाल को अप्रोच करने का जाविया है क्या, सोचने का जाविया है क्या। बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर रहा है वो मिस कर देता है, आपने नहीं करना। ठीक है, प्लानिंग करेंगे हम। लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी आपको भाई, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो पेपर तो। और खास तौर पर सीबी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं भी आपको सीबी प्लेटफॉर्म भी रन थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, सीबी प्लेटफॉर्म भी अभी हम देखेंगे, और चीजें अभी हम चलेंगी, और ब्रेक हम लेंगे, और फिर ब्रेक अभी थोड़ी देर बाद लेंगे हम ब्रेक, मतलब क्या ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ब्रेक के बाद लेट्स हैव अ ब्रेक, लेट्स हैव अ ब्रेक। वी विल कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक, आफ्टर प्रेयर्स ब्रेक इंशाल्लाह। क्योंकि हमें काफी सारी चीजें अभी डिस्कस करनी है, जिसके अंदर ये रीजंस ऑफ फेलियर, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी। ठीक है, फिर बजट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम डिस्कस। ठीक है, ब्रेकअप मोटा मोटा बजट का क्या है, कैसा है। और उसके बाद हम थोड़ा सा एग्जाम सॉफ्टवेयर को देखेंगे, कुछ एक आध नजर हम पास्ट एग्जाम पेपर पर देखेंगे, रिक्वायरमेंट कैसी, वैसे बता दिया मैंने आपको, लेकिन हम उसको देख भी लेंगे कि क्या ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो नमाज के बाद आधा घंटा हमें लगेगा। ठीक है, सो आफ्टर प्रेयर्स ब्रेक वी विल रिज्यूम इंशाल्लाह। आधा घंटा हमें और लगेगा, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट लग सकते हैं। But this is a very useful discussion, and then we will be actually resuming our conceptual discussion, obviously, in the next session, from the next session. But this is a orientation and guidance session, and we have to have this. We have to take this orientation properly. Okay. So let's have a namaz break. Let's have prayers break. जहां जहां नमाज का टाइम हो रहा है, जमात से नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करें। एंड वी विल रिज्यूम आफ्टर नमाज इंशाल्लाह ताला। ठीक है बच्चों? तो बेटा एक बात ये कि अभी मैं सेशन को पॉज कर रहा हूँ, तो काइंडली जब हम सेशन को रिज्यूम करें तो आपने, आप में से किसी ने जरूर रिमाइंड करवाना है कि सर रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दें। ऐसा ना हो कि फिर रिकॉर्डिंग रिज्यूम करना मैं भूल ही जाऊँ। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। बेटा जरा मुझे कंफर्म कर दो एक मरतबा फिर से, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड इज माई स्क्रीन क्लियरली विजिबल इन फुल स्क्रीन मोड? ग्रेट।
जबरदस्त, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिज्यूम करते हैं अपना डिस्कशन। हम बात कर रहे थे रीजंस ऑफ फेलियर की। मैं कह रहा था लैक ऑफ पेपर टेक्निक। अभी हम एक पेपर का जायजा लेंगे, देखेंगे क्या आता है, कैसे आता है, ताकि आपको पेपर का स्ट्रक्चर डे वन से पता हो। डे वन से पता हो, आपको पता हो कि हमारा टारगेट है इन सवालों को सॉल्व करना, इन सवालों को सॉल्व करना, इन सवालों को टारगेट करना, उसकी टेक्निक को सीखना और उसकी टेक्निक को अप्लाई करना। दैट्स द की। ठीक है। पेपर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब एक सवाल आता है ना 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, यू हैव टू प्लान इट प्रॉपर्ली, यू हैव टू प्लान इट फर्स्ट। एंड यूजुअली एज अ generally acceptable practice, 25% of the time you have to put in planning the answer। आपको 25% टाइम अपना आंसर की प्लानिंग में लगाना। सवाल को देखते उस पर टूट नहीं पड़ना है, उसके ऊपर पहले प्लानिंग करनी, उसको प्लान करना है। ये जो पैरा दिया हुआ है, ये जो बुलेट दिया हुआ है, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें कौन कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, किस सीक्वेंस में उसमें उसको आपने ड्राफ्ट करना है। आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ड्राफ्ट बना लिया, ड्राफ्ट बुलेट पॉइंट्स बना लिए, देन you will actually be drafting the answer। Are you getting this? Lack of practice। प्रैक्टिस करोगे तो टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आप पेपर को टाइम पर सॉल्व भी कर पाओगे। थॉट प्रोसेस आपका चैनलाइज होगा, थॉट प्रोसेस आपका रिफाइन होगा, आंसर आपको जहन में आएगा, सेक्शन क्लिक करेगा। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी, आपको सेक्शन ही क्लिक नहीं करेगा। ये बात कौन से सेक्शन से, किस टॉपिक से पूछी जा रही है, कौन सी सेक्शन की कौन सी रिक्वायरमेंट आपने अप्लाई करनी है। आर यू गेटिंग दिस? पुअर आंसर प्लानिंग। तो पेपर टेक्निक के अंदर हम ये सीखेंगे कि आंसर प्लानिंग कैसे की जाए। ठीक है बेटा। ड्राफ्टिंग स्किल्स, ऑब्वियसली आई टीच यू हाउ टू ड्राफ्ट एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट। दिस इज द वे यू विल डेवलप योर ड्राफ्टिंग स्किल्स। ओके। ये सारे रीजंस ऑफ फेलियर हैं, रीजंस ऑफ फेलियर, रीजंस ऑफ लो स्कोर। ठीक है। अनेबल टू अडॉप्ट माइंडसेट रोल एज पर द गिवन केस। आप कंसल्टेंट हैं, आप एडवाइस कर रहे हैं, यू हैव टू कीप ऑल द डायमेंशंस इन योर माइंड। सारी एडवाइस देनी है आपको, जो जो रेलिवेंट एडवाइस है। ठीक है। फेलिंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। एडवाइस भी करना है, फिर कंप्यूटेशन भी देनी है। आप सिर्फ एडवाइस करके आगे बढ़ गए, आपने कंप्यूटेशन नहीं की, मसला हो गया, मार्क्स लूज कर दिया आपने। अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड ऑल गिवन और हिडन इश्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उसमें हिडन इश्यूज होंगे बहुत सारे। पुअर टाइपिंग स्पीड, ये वही प्रैक्टिस से मैनेज होगी। पुअर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से ओवरकम होगा। इग्नोरिंग एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। एग्जामिनर कमेंट बड़े यूजफुल होंगे हमारे लिए। एग्जामिनर ने जगह जगह हमें ये बताया हुआ है कि ये बच्चों ने यहाँ ये मिस्टेक की, बच्चों ने यहाँ ये मिस्टेक की, ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, बच्चों ने यहाँ ये मिस्टेक की। वो हमारे लिए मशाले राह होगी, गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। सवाल के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई ये ट्रीटमेंट एग्जामिनर का इतना ठीक नहीं है, मार्केट में ये ट्रीटमेंट चलता है, ये होना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं, वहां हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको रास्ता तो दिखा दें ठीक वाला, कि रास्ता क्या है ठीक वाला। लेकिन अगर एग्जामिनर बार बार एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को अपना रहा है और हर सजेस्टेड सॉल्यूशन के अंदर वो वही ट्रीटमेंट अपना रहा है, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है, इन ऑर्डर टू सिक्योर मार्क्स, एडवाइज यू, ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस ट्रीटमेंट। क्वेश्चन बैंक के अंदर एग्जाम्स, आई कैप की जो टीम है जिसने क्वेश्चन बैंक डेवलप किए हैं, डिजाइन किए हैं, उसमें ये ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है। सारे सवालों में ट्रीटमेंट फॉलो, एक्स ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है। देन यू विल एडवाइज यू, भाई ठीक है आप भी ये ट्रीटमेंट फॉलो करो। बहुत ठीक नहीं है, ये गलत है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये फॉलो करो, बिकॉज यू हैव टू सिक्योर मार्क्स अल्टीमेटली। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी सही गलत का गेम तो नहीं है, यहाँ तो आपने मार्क्स लेने हैं, फेल होंगे पास होंगे भाई। और अगर आपने मार्क्स नहीं लिए तो अल्लाह ना करे, वो मार्क्स जो आपने लूज कर दिए, चाहे वो भले एक दो मार्क्स हो, बट दे कैन बी द डिसीजन मेकिंग, दोस्त मार्क कैन बी द डिसीजन मेकिंग। श्योर। हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी?
श्योर। तो जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी वो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, ऐसा ही है इंशाल्लाह। 2 सेशंस पर वीक, ज्यादा भी हो जाएंगे। जब ये सी इंटर वाला थोड़ा सा बर्डन कम होगा तो हो सकता है 2 के 3 सेशंस भी हो जाएं, लेकिन कोशिश ये होगी मिनिमम 2 सेशंस हो। कभी मसरूफियत की वजह से ना हो पाया, आई विल कम्युनिकेट यू। लेकिन उसके बाद फिर मेरी कोशिश ये होगी कि जब मुझे अवेलेबिलिटी मिल पाए टाइम की, आई विल रिकॉर्ड द सेशन एंड विल मेक अवेलेबल एट द पोर्टल, यू हैव टू कवर इट। तो 90% टाइम्स अब मेरी कोशिश ये होगी कि ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे डे भी चेंज हो सकते हैं, आई विल कम्युनिकेट, क्योंकि जाहिर सी बातें मसरूफियात रहती हैं, एंगेजमेंट्स रहती हैं, ऑफिस की मसरूफियात हैं, सबमिशंस हैं, डेडलाइंस हैं, वगैरह वगैरह। तो कोशिश मेरी होगी 2 सेशंस पर भी, ढाई ढाई 3-3 घंटे के हमारे सेशन होंगे, 2 सेशंस होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कभी कम होंगे, वी हैव टू ओवरकम इट, ओवरकम करना पड़ेगा हमें अगले वीक में, वीकेंड पर, किसी भी तरह से, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू कवर द कंटेंट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लाइव सेशन कंडक्ट नहीं हो पाया, मैंने बता दिया आपको, उसकी मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा। लाइव सेशन नहीं हो पा रहा, थोड़ी टाइम की अवेलेबिलिटी का मिसमैच आ रहा है, बट कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल कवर द टॉपिक एंड आई विल make the recording available, and in the next live session if you have any query you can discuss। और अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप के ऊपर भी क्यूरी अपने डाल सकते हैं, and I will respond to you at my convenience। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग, मैं आपको इंशाल्लाह ताला टॉपिक की समरीज और नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑर्डिनेंस को भी हम लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, सो यू हैव टू गेट योरसेल्फ फेमिलियराइज विद द ऑर्डिनेंस एज वेल, कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्रेन यू ऑन दैट। असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा जो आपने करने होंगे, मौका मिलेगा हम लाइव क्लास के अंदर ही हम किसी को कह देंगे कि भाई आपने असाइनमेंट किया है, आप प्लीज शो कर दें, ताकि उसको मैं देख सकूं। या मैं आपको कहूंगा भाई ये असाइनमेंट आप सबमिट कर दें। अब मिसाल के तौर पर एक आंसर है, उसके 20 मार्क्स, तो 10 पूरा मैं चेक ना भी कर सका, पूरे पे कमेंट ना भी कर सका, सो आई विल ट्राई टू कमेंट ऑन 40% of the adjustments, 50% of the adjustments, to give you an idea that in which pattern your efforts are going, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा सही। तो असाइनमेंट्स दूंगा मैं आपको, लेकिन हर असाइनमेंट हर स्टूडेंट का देखना चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जो पॉसिबल हो पाएगा इंशाल्लाह हम करेंगे। बट डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द सपोर्ट, रिक्वायर्ड सपोर्ट इंशाल्लाह। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशंस हैं, एग्जामिनर कमेंट्स हैं, गाइडेंस आपके पास बहुत है, but to keep you on your toes, to keep you regular on your assignment so that you are up and running in this paper, assignments आपको नहीं दूंगा, ठीक है। मॉक होगा और वो मॉक मैं ही चेक करूंगा इंशाल्लाह आपका, ठीक है। पेपर से पहले ग्रैंड रिवीजन सेशन भी होगा जिसमें हम पूरे कोर्स को रिवाइज कर रहे होंगे, और लाइव प्रैक्टिस मैराथन भी होगी। ये थोड़ी बड़ी मैराथन हो, मिसाल के तौर पर ये हो सकता है 5 घंटे का सेशन हो जिसके अंदर हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पूरे पूरे पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये लाइव प्रैक्टिस मैराथन होगा इंशाल्लाह ताला, इसके अंदर हम पूरे पेपर भी सॉल्व कर रहे हो, टॉपिक के साथ टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो टॉपिक से पर्टेन नहीं करते होंगे, वो पूरा इनकम टैक्स करने के बाद ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो पूरा सवाल, तो वो फिर हम लाइव प्रैक्टिस मैराथन के अंदर भी उसको देख रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। साथ साथ आपने पढ़ाई करनी है, साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। कोर्स कवरेज नवंबर के फर्स्ट वीक तक जाएगी, फर्स्ट सेकंड वीक तक भी जा सकती है। पेपर से 20 दिन पहले मेरी कोशिश होगी कि आपके लेक्चर्स एंड हो जाए, 15-20 दिन पहले, ठीक है। अच्छा, चेंजेस हैं, जाहिर सी बात है, फाइनेंस एक्ट अप्रूव उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं दैट हाउ आर वी गोइंग टू मूव, ठीक है। तो लाइव सेशंस और आपके पास पोर्टल का एक्सेस होगा जिस पर रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह अवेलेबल कर दी जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? Is every student crystal clear on this? The days I've just told you, the days which we will be
Targeting for our session, Tuesday and Thursday, preferably 6:30 PM ये लाइव सेशन होगा हमारा। टाइमिंग भी आगे पीछे होगी, आई विल कम्युनिकेट यू, डे आगे पीछे होगा, आई विल कम्युनिकेट यू, बट टू बी on regular side, I have decided these days and I have communicated these days to you as well। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो इस डे पे लाइव क्लास हो रही होगी, और अगर कोई लाइव अटेंड नहीं कर पाया, आपकी मसरूफियत है, एंगेजमेंट है, क्लोजिंग चल रही है, इंशाल्लाह ताला विद इन 24 आवर्स आई विल ट्राई टू मेक द रिकॉर्डिंग अवेलेबल एट द पोर्टल। ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे 6:30 PM इंशाल्लाह। ठीक होगी बात। द डे कैन बी इंक्रीज्ड, ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड, जैसे कोई मुझे टाइम मिलेगा, अवेलेबिलिटी होगी, obviously in order to cover the content, because the content will be of 125 hours, 100 125 hours ऑनलाइन के अंदर। ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा टाइम हमारा कम लगता है, कंसाइज हो जाती है चीजें, टू द पॉइंट हो जाती हैं, रिपीटेशन थोड़ी कम हो जाती है, यू कैन री वॉच द लेक्चर्स। तो इसीलिए, लेकिन आप अपने जहन में रखें 100 सवा 100 घंटे इसके ऊपर हमारे कंज्यूम हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा भाई, सो एनी क्वेश्चन of any student till now before we move on? Okay, हिशाम, देखो, वेरी सिंपल, पेपर सी भी है, बेयर एक्ट सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होगा, बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होगा भाई, कोई भी बेयर एक्ट अवेलेबल हो, कोई भी बेयर एक्ट अवेलेबल हो, दिस इज नॉट एन इशू। व्हाई? पहली बात, आप जब पेपर सॉल्व करेंगे यू विल योर सेल्फ रियलाइज दैट बेयर एक्ट हैज लिमिटेड रोल। अगर आप अभी ये समझ रहे हो कि आपको हर चीज बेयर एक्ट से देख के करनी होगी, हर चीज बेयर एक्ट से खोल के करनी होगी, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी सोच है। अभी हम पेपर भी देख लेंगे, ठीक है, पेपर का एक फॉर्मेट भी देखते हैं, पोर्टल भी देखते हैं, सब देखते हैं अभी हम। लेकिन कोई भी कॉपी ऑफ ऑर्डिनेंस अवेलेबल हो, ठीक है, इट इज वेरी इजी टू नेविगेट दैट कॉपी ऑफ ऑर्डिनेंस। आर यू गेटिंग दिस? अगर आपको कोई सेक्शन ढूंढना है, आप स्क्रॉल करोगे, आपको सेक्शन मिल जाएगा। अगर आप कोई दूसरी कॉपी ऑफ बेयर एक्ट से वो सेक्शन सर्च कर रहे हो, आपको 5-6 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, बट दैट डजेंट मैटर। ये कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, ठीक है, जिंदगी मौत का मसला नहीं। जो एक प्रोफेशनल होता है ना, वो सेक्शन को किसी भी किताब से ढूंढ लेता है। प्रोफेशनल यानी कि जो यूं समझ लें, जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसमें इंगेज है, इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, उसके लिए मसला नहीं। मिसाल के तौर पर मुझे कोई इस ऑर्डिनेंस से देखने का बोलेगा, मैं इस ऑर्डिनेंस से देख लूंगा। मुझे कोई दूसरे ऑर्डिनेंस से देखने का बोलेगा, किसी के पास ये वाला ऑर्डिनेंस नहीं है, दूसरा ऑर्डिनेंस है, मैं उससे देख लूंगा, कोई मसले की बात नहीं। आर यू गेटिंग दिस? सॉफ्ट फॉर्म के अंदर तो सर्चेबल टेक्स्ट भी होता है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डू वी हैंडल द लिंकिंग ऑफ डिफरेंट एरियाज इन टैक्स कोर्स? तो बेटा, लिंकिंग इंशाल्लाह ताला वो हमारा काम है कराना। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे, उससे रिलेटेड कोई सर्क्यूलर है, उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है, वो सारी की सारी चीजें हमने कवर करनी है, तो फिर टॉपिक कवर होगा। रेलेवेंट नोटिफिकेशन, रेलेवेंट सर्क्यूलर्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे तो ही हमारा टॉपिक कवर होगा। अच्छा, इस बात की क्या निशानी है कि हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है और हमें अच्छे से चीजें समझ आ गई? वेन यू आर एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस प्रॉपरली। अगर पास पेपर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और हमारी गिवन सेट ऑफ नॉलेज से वो आंसर सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वी आर ऑन राइट ट्रैक। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आर यू गेटिंग दिस? लिंकिंग बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर कोई सेक्शन हमने पढ़ा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उससे रिलेटेड कोई रूल है, तो हमें वो साथ में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि हम वो रूल ना पढ़ें। आर यू गेटिंग दिस? हिशाम, क्या ये सवाल आपका क्लियर हो गया है? ठीक है, और कोई सवाल किसी का यहाँ तक? कुछ और डॉक्यूमेंट्स हमने देखने हैं, सीबी पोर्टल का एक ओवरव्यू लेना है हमने, ठीक है, सो ओके, सो आई एम मूविंग ऑन। अच्छा भाई,
एक तो और डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको भी देख लें। एक सेकंड में जरा वही पीडीएफ के डॉक्यूमेंट सारे खोल लूं जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। ठीक। अच्छा, तो बेटा क्या आप मुझे ये कंफर्म कर सकते हैं कि सी फैप एग्जामिनेशन गाइडेंस स्पेसिफिक टू विंटर 2024, ये चीज आपको नजर आ रही है? क्या आप मुझे ये कंफर्म कर सकते हैं सी फैप एग्जामिनेशन गाइडेंस स्पेसिफिक विंटर 2024, ये डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा भाई, बहुत टेक्निकल चीज नहीं है ये। बस हर वो डॉक्यूमेंट जो आपको पता होना चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ एक दफा गो थ्रू करूँ। ये भी आई कैप का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि पोर्टल पर आपके पास अवेलेबल है। एक ही दफा देख लो बस काफी है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सी फैप वन हमारा ताल्लुक नहीं है, सी फैप टू ताल्लुक नहीं है। आप अगर पेपर दे रहे हो तो आपका ताल्लुक होगा, वो आप जरूर करें। सी फैप फाइव से हमारा ताल्लुक है, उसके लिए बात क्या की जा रही है वो पढ़ लेते हैं हम। ओपन बुक पॉलिसी गाइडेंस, हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स परमिटेड नहीं होंगी। एक्सेस टू डिजिटल वर्जन ऑफ द बेयर एक्ट विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। डिजिटल वर्जन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हम किसके ऊपर अपनी आदत बनाए पढ़ने की? एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है ऑर्डिनेंस, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉपी यूज कर सकते हैं, सारी पीडीएफ है सब में। बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर हमें सारे सेक्शंस मिलेंगे, तो हमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन हम ज्यादातर हो सकता है एफबीआर वाला जो ऑफिशियल ऑर्डिनेंस है हम उसको रेफर कर रहे हैं। ठीक कोई बात? अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट हमने देख लिया। ये एक और डॉक्यूमेंट है जो आपको नजर आ रहा होगा, एप्लीकेबल एडिशंस ऑफ सी फैप इन विंटर 2024। अच्छा, आई कैप की जो ऑफिशियल टेक्स्ट है, क्वेश्चन बैंक है, टेक्स्ट है, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको पता है कि आपके पास पोर्टल पर अवेलेबल होता है। तो आई कैप ने ये मेंशन किया है विंटर 2024 के लिए कौन कौन से एडिशंस एप्लीकेबल हैं। तो सी फैप फाइव जो टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस है, जिसकी एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक आपके पोर्टल पर अवेलेबल होता है। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक नहीं होता, उसमें काफी सारे टेक्निकल एरियाज का की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स भी मेंशन्ड है। ठीक है। तो लिखा हुआ ये है कि वर्जन 2023 एप्लीकेबल होगा, बट आई डिसएग्री। ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका नया वर्जन आई कैप को रखना पड़ेगा, बिकॉज चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस ऐसी हैं कि वो काफी सारे सॉल्यूशंस को नल एंड वाइड कर देंगी। ठीक है। तो आई कैप विल हैव टू गिव अ न्यू एडिशन फॉर दिस। 2024 वाला एडिशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा विद इन अ मंथ और सो। ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें लिखा हुआ 2023 है, लेकिन ये अवेलेबल हो जाएगा, आई कैप कर देगा। अच्छा भाई, और कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपका डॉक्यूमेंट है जो आपको देखना चाहिए? ये एक और डॉक्यूमेंट है जो आपको देखना चाहिए। सीटैप जनरल एग्जामिनेशन गाइडेंस, स्कोप ऑफ स्टडीज एप्लीकेबल ऑन ऑल एग्जामिनेशन। सीटैप, any revision or amendment is in legislation, standard code guideline and statement shall not be part of syllabus before 6 months period has elapsed। ठीक है। चलो, यानी 6 महीने पहले वाली चीज जो भी
अमेंडमेंट आती है, इनैक्टमेंट होती है, नई चीज अमेंडमेंट आती है, नई इनैक्टमेंट होती है, वो एप्लीकेबल होगी। In case of legislation from the date of publication thereof, in case of change, revision, issuance of new standard वगैरह वगैरह, मेन बात यहाँ लिख दी गई है, ये आपके लिए, ये रेलिवेंट पैरा है आपके लिए, ठीक है, इसको पढ़ लो भाई। Accordingly, Finance Act and Ordinance and notification circular relating to Finance Act or ordinance issued to 1st Feb and 1st August shall be examinable in summer and winter attempts। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त वाले जो लॉ है, जो एप्लीकेबल हो गया, ऑर्डिनेंस फाइनेंस एक्ट, जाहिर सी बात है अप्लाई हो चुका है, तो वो आपके विंटर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, ये बात हमें पता ही है। यानी कि फाइनेंस एक्ट 2024 जो इनएक्ट हो चुका है, अवेलेबल हो चुका है, तो ऑर्डिनेंस भी एफबीआर ने वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है, शायद आज ही वेबसाइट के ऊपर लॉन्च हुआ है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं शेयर भी कर दूंगा। इंडेक्स नहीं है उसके अंदर, इंडेक्स्ड वाला वर्जन भी एफबीआर पोर्टल पर रख देगा, तो हम इंडेक्स्ड वाला वर्जन यूज कर देंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, उससे में और आसानी हो जाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक होगी बात। अच्छा फिर देख लो, स्टडी सपोर्ट मटेरियल फॉर सीफैप एमएसए इज नॉट ऑथोरिटेटिव, ओनली द सिलेबस शुड बी रेफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिन द स्कोप इंक्लूडिंग ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द टॉपिक। ऑथोरिटेटिव नहीं है कि वही अथॉरिटी है, आपको बताया कि उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, मिस्टेक्स भी होती हैं काफी, but it gives a very good guidance in terms of scope, coverage, technicality, etc. क्या ये बात भी सबको क्लियर है? तो सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आई कैप के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने सारे के सारे देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, देख लेते हैं एक सेकंड। अब हम कुछ एग्जाम पेपर्स को उठाते हैं और एक दो पेपर्स के ऊपर सिर्फ हम नजर दौड़ाते हैं, जैसे कि अच्छा बेटा, क्या ये एग्जाम पेपर आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर? टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस विंटर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, क्या ये आपको नजर आ रहा है बेटा? जरा मुझे कंफर्म कर लो, कभी स्क्रीन स्टक भी हो जाती है, इसलिए मैं जरा आप लोगों से कंफर्मेशन चाहता हूँ। श्योर। तो ये विंटर 2023 के अंदर 15 + 15 मिनट मिले थे, क्योंकि 15 मिनट रीडिंग टाइम और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से थोड़ा सा जरा फेमिलियर होने के लिए, आपका डर निकालने के लिए। लेकिन ये सिर्फ विंटर 23 के अंदर मिले हैं, अब दोबारा नहीं मिलेंगे, यानी अब 3.25 घंटे का ही पेपर होने वाला है। अच्छा भाई, खैर क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ क्वेश्चन अबाउट एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन के अंदर ऑब्वियसली उसकी कैलकुलेशन, उसका एक पीएनएल दिया हुआ है और उसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई है। रिक्वायरमेंट, कंप्यूट अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। मार्क्स चेक कर सकते हो, 20 से 25 मार्क्स मैंने आपको कहा था इनकम टैक्स का कंप्यूटेशनल क्वेश्चन आएगा। ऑगमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर एक क्वेश्चन है, किससे रिलेट करता है? ये लॉसेस वगैरह से रिलेट करता है, 6 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है उन लॉसेस को जो गिवन है, ठीक है, नहीं है, गलत है, क्या है। कंप्यूटेशंस भी देनी है, कमेंट भी करना है। अगला सवाल,
कैलकुलेट द अलाउबल बेड डेट्स, कैलकुलेट करना है, बेड डेट्स कैलकुलेट करना है, 4 मार्क्स की कंप्यूटेशन है। Murad has been a shareholder of Joyland Private Limited. Evaluate the validity of the income tax commissioner's notice to Murad and examine Murad's position in this scenario. कमेंट करना है। फिर आपको ये देख सकते हैं आप, ये टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन आपको दी हुई है और उसके अंदर कंप्यूटेशन की इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में गिवन है। और अब आपने करना क्या है, जरा देख लो। कमेंट ऑन ईच ऑफ द एलिमेंट फॉर द अबव कंप्यूटेशन, कमेंट करना है आपने। और कमेंट कितने मार्क्स के लिए करना है देख लो जरा, 24 मार्क्स के लिए कमेंट करना है आपने। ठीक है। बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी, कुछ एडिशनल बातें भी आपको करनी होंगी। फिर ये देख लो क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट्स हैं, 4 और 5 मार्क्स का। सेल्स टैक्स से रिलेट करते हैं। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पे कमेंट करना है, इसमें भी कुछ डिस्कशन करना है। देखो 9 मार्क्स का आया ये। अच्छा, ये देख लो कंप्यूटेशनल क्वेश्चन है सेल्स टैक्स का, देखो कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। इसमें सेल्स टैक्स, एफईडी, सारे रूल्स वूल्स सबको इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी कंप्यूटेशन करनी है। एथिक्स का क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का। अच्छा, विंटर के अंदर दो दो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, 2 एग्जामिनेशन हुए हैं सीबीए के चक्कर के अंदर, 2 दफा पेपर हुआ है। तो आपके पास 2 विंटर के पेपर्स अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा भी खोल लेते हैं। द पॉइंट इज, अच्छा पहला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम टैक्स लाइबिलिटी ब्ला ब्ला, 21 मार्क्स का। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, 11 और 4, 15 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन करनी है, इम्प्लीकेशन बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 7 मार्क्स का। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसमें डिस्कशन करनी है, कमेंट करना है, आप देख सकते हैं, 21 मार्क्स का। कोड ऑफ एथिक्स 6 मार्क्स का। फिर ये 4 मार्क्स की डिस्कशन आ गई सेल्स टैक्स की। फिर ये 5 मार्क्स की आ गई सेल्स टैक्स पेबल की डिस्कशन। 3 मार्क्स की आ गई। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया सेल्स टैक्स का, 18 मार्क्स का। आर यू गेटिंग दिस? सो द पॉइंट इज, दिस इज द फॉर्मेट। अब ये इतने सारे सवाल हमारे पास अवेलेबल हैं, 2019 से ये ओपन बुक हुआ पड़ा है। तो हमारे पास काफी सारे अटेम्प्ट्स के पेपर अवेलेबल हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है। तो हमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ वी आर वेल वर्स्ड विद दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इंशाल्लाह वी विल गो थ्रू। ठीक। अब हम जरा सीवी प्लेटफॉर्म को भी एक दफा देख लें। लेट मी ओपन इट। क्या भाई, तो ये पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा है। क्या भाई?
तो ये बेटा आपका ये सीवी एग्जाम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये समर 2023 का क्वेश्चन है। इस तरह से आपके पास पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है। ये पूरा पेपर आपके पास अवेलेबल हो गया, ये पूरा पेपर आपको नजर आ गया, ये पूरा पेपर आपको दिख गया, वन गो में दिख गया। अब क्या होगा देखो जरा, हर सवाल को अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन 1 2 3 नजर आ रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है। अब मैं वन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्वेश्चन नंबर वन पर पहुंचा देगा, और उसके साथ उसका जो सॉल्यूशन एरिया होगा मुझे उसके पास भी पहुंचा देगा जी। अब ये क्वेश्चन नंबर वन है, मैंने पहले रीडिंग टाइम में रीडिंग कर ली, प्लानिंग कर ली, मेरे पास अटेम्प्ट करने का मौका नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर वन को अटेम्प्ट करने लगा हूं, अब मैं इस क्वेश्चन नंबर वन को अटेम्प्ट करने लगा हूं, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, यूं कर दिया मैंने, बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, थोड़ी लाइन कर दिया इसको मैंने, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर वन को रीड भी कर सकता हूँ, इसको मैं बंद कर सकता हूँ, मसले की बात नहीं है। इसको बंद कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी, और आपके पास ये एक्सेल का एरिया भी गिवन है, ठीक है। आपके पास ये एक्सेल का एरिया भी गिवन है कंप्यूटेशन के लिए, यानी यूं समझ लें सिंपल एक्सेल गिवन, सिंपल एक्सेल गिवन है। और सिंपल आपके पास एक वर्ड फाइल टाइप एरिया गिवन है जिसके अंदर आपने लिखना है। आर यू गेटिंग दिस? क्वेश्चन नंबर डालकर, पार्ट नंबर डालकर उसको सोल्यूशन लिखना है जैसे आप कॉपी में लिखते हैं। साथ में अगर कोई कंप्यूटेशन है तो वो इधर नहीं करनी, एक्सेल के अंदर करनी है, ताकि फॉर्मूले वगैरह लगा सको। तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सीवी को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रखा हुआ, ठीक है। हाँ, तो छोटे से एरिया के अंदर सर कैसे देखें, कैसे लिखें, कैसे देखें, देखते हैं तो ये छुप जाता है, लिखते हैं तो छुप जाता है, कैसे करें, क्या करें, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस होगी तो बात बनेगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। आर यू गेटिंग दिस? तो हमारी कोशिश ये होगी कि मैं भी कोशिश करूं टाइप करूं आंसर, कभी स्पीड स्लो होगी तो लिख भी लूंगा, पेन का इस्तेमाल भी कर लूंगा, लेकिन टाइप करूं सो दैट यू गेट कन्वर्जेंट विद दैट स्टाइल ऑफ डिस्कशन एंड वर्किंग। ठीक हो गई बात? पेन से भी लिख लूंगा तो ऐसी बात है, मैंने तो एग्जाम नहीं देना, एग्जाम तो आपने देना है, प्रैक्टिस तो आपने करनी है। मेरी अगर टाइपिंग स्लो होगी डजेंट मैटर, आपकी टाइपिंग स्लो होगी इट मैटर्स अ लॉट। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये एग्जाम सीवी एग्जाम प्लेटफॉर्म है, हमें इससे कन्वर्जेंट होना है, हमें सॉल्यूशंस एक्सेल पर करना होंगे, हमें टाइपिंग एक्सेल पर, हमें टाइपिंग वर्ड पर करना होगी, तो हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, तो हमारा पेपर आसानी से पास हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या ये आपको बातें क्लियर हो रही हैं? कोई और सवाल इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर है तो हम करेंगे, और आप भी इसको अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप तो काफी चैंपियन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखो जो डिस्कर्सिव पार्ट है उसके अंदर एक्सेल का पोर्शन ही नहीं दिया हुआ, जैसे ये वाला पार्ट है सिर्फ डिस्कर्सिव पार्ट है, इसके अंदर देयर इज नो एक्सेल पोर्शन, ठीक है। एथिक्स वाला है शायद ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। सो देयर इज नो dangerous thing, there is no problematic thing, it is easy, it is for your convenience, and inshallah ta'ala you will easily be accustomed and familiarized with this software, inshallah। ठीक है बेटा, ये बात भी क्लियर होती है आपको, जिंदगी में आगे बढ़े। ग्रेट। हैविंग सेड दैट, हल्की फुल्की डिस्कशन, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन तो हमारी नेक्स्ट क्लास से होगी, और इंशाल्लाह ताला हम ये अज्यूम करते हुए चलेंगे कि आपको टैक्स का कुछ भी नहीं पता। गो के माशाल्लाह आपको पता होगा टेक F2 पास किया है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी नॉलेज को अंडरमाइन नहीं कर रहा। इनफैक्ट आप में से अगर कोई टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है जो कि मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस, कभी कोई क्लाइंट पे मसला आ गया, कोई इशू आ गया,
ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स के साथ बड़ी हेल्दी डिस्कशन रहती है कि सर ये इस तरह का ट्रीटमेंट हमने अडॉप्ट किया है, मार्केट में ये चल रहा है, इसके ऊपर हमने स्टे लिया है और ये हुआ है और वो हुआ है। इससे हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है भाई। किसी की नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने आपको बताया वी आर स्टिल आई एम स्टिल लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई टेक प्राइड इन लर्निंग। ठीक है। और लर्निंग किसी भी डिस्कशन से किसी भी तरह से हासिल हो सकती है। पॉइंट इज पॉइंट इज वी हैव टू बी वेरी ओपन टू नॉलेज इंशाल्लाह ताला। ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी डिस्कशन होंगी। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हमारी होगी और हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता। हम बेसिक से लेकर चलेंगे, स्टार्ट से लेकर चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। Budget at a glance. So what about the latest budget? What are we going to study? We are going to study finance. We are going to study all the latest enacted changes through Finance Act 2024, जो जुलाई 24 से लेकर जून 25 तक का पीरियड है, उस पर एप्लीकेबल रहेंगी। जो टैक्स रेट्स, जो अमेंडमेंट्स, जो मॉडिफिकेशंस आई हैं, वो हमें सारी पढ़नी है। बजट किसको कहते हैं भाई? जिस तरह से हमारे घर का बजट भी होता है, पर घर का बजट भी होता है ना भाई। बजट के बगैर मसले मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, घर का बजट कौन बनाता है? घर का बजट अम्मा बनाएंगे, अब्बा बनाएंगे। उस बजट के अंदर हमें चलना है। इनकम कितनी है? जो भी अर्निंग पर्सन है, जो भी घर का खर्चा चला रहा है, जो भी रूहे रवा है घर का, उसकी इनकम कितनी है? अब वो अपनी इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करके चलेगा। इसी तरह ये मुल्क, ये भी हमारा घर है। इसको चलाने वाले भले थोड़े से ना अहल है, लेकिन है तो घर। ठीक है। तो अब ये मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए, मुल्क चलाने के लिए माल चाहिए। तो वो माल आएगा कहाँ से? खर्च कहाँ होगा? कितना आएगा? खर्च कितना होगा? ये सारी बातें ये बजट डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है। एंड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन टारगेट्स। इतने पैसे एक्यूमुलेट करने हैं क्योंकि खर्चे बहुत सारे हैं। यहां मसला ये है कि हमारे घर के अंदर आसानी क्या है? सर, इनकम है अब्बा की 1.5 लाख रुपए, घर का खर्चा इसी 1.5 लाख रुपए में चलाना है, वरना पिटाई हो जाएगी अम्मा से। यहां पर क्या मसला है? यहां पर मसला ये है कि हमारे हुक्मरान तय करते हैं भाई खर्चे तो ये होंगे भाई, इस पे कट नहीं लग सकता। माजरत के साथ बंदे कट जाएंगे लेकिन खर्चों पे कट नहीं लगेगा, ये खर्चे हैं। अब इन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें इतने पैसे चाहिए। अब वो पैसे हमें कैसे भी चाहिए। ठीक है। और अब सोने पे सुहागा ये कि आईएमएफ का प्रेशर अलग, आईएमएफ का प्रेशर, क्योंकि जाहिर सी बात है पेमेंट्स इतनी हैं, खर्चे इतने हैं कि रेवेन्यू जनरेशन इतना नहीं है। पैसे आवाम से इतने कलेक्ट नहीं होंगे, पैसे मुख्तलिफ एवेन्यू से इतने कलेक्ट नहीं होंगे। द कंट्री हैज टू रिजॉर्ट टू आईएमएफ फॉर फाइनेंसिंग। अब उनकी शराइत मानना पड़ेगी कि भाई इतनी कलेक्शन आपने करनी है, अब इतनी कलेक्शन करनी है तो ये टैक्स लगाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सपोर्टर की एफटीआर की टैक्स रिजीम खत्म करके उनको मिनिमम टैक्स में ले आया गया। सैलरीड क्लास के, नॉन सैलरीड क्लास के टैक्स रेट्स को इनहांस कर दिया गया। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि वक्त के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करूंगा। हम बिल्कुल स्टार्ट से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेंगे। कहने का मकसद ये है कि बजट डॉक्यूमेंट हमें क्या चीज बता रहा है? सर, पूरे साल के अंदर एक्सपेंडिचर्स इतने एस्टिमेटेड हैं, ये एक्सपेंडिचर्स हमारे एस्टिमेटेड हैं, ये सारे, ये सारे। इनको पूरा करने के लिए माल किधर से आएगा? सबसे पहले हमने कहा सबसे मेजर चंक हम कोशिश कर रहे हैं टैक्स रेवेन्यू से डिराइव करने की। 12.9 ट्रिलियन, 13 खरब, 12.9 ट्रिलियन, 12,970 बिलियन, ये टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम पढ़ने लगे, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं वो पूरे मुल्क की कलेक्शन की जो टोटल रिसीट्स हैं, टोटल रिसीट्स कैसे आ रही हैं, एक तो टैक्स के थ्रू निचोड़ा जा रहा है अवाम। ठीक है भाई। फिर कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू तो हमें पता है क्या होता है। फिर इनकम टैक्स से आ रहा है, सेल टैक्स से आ रहा है, कस्टम से आ रहा है, एफईडी से आ रहा है।
टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के पार्क्स हैं, अब वो पार्क्स के अंदर आप एंट्री करते हैं, एंट्री फीस होती है। गवर्नमेंट ने 4G का लाइसेंस देना है कंपनी को, अब वो 4G का लाइसेंस ऑक्शन करेगी कंट्री, मुल्क, उसके थ्रू लाइसेंसिंग फी आएगी। कोई नई नई एयरलाइन को एयरलाइन एविएशन का लाइसेंस देंगे, उसके थ्रू आएगी। इसी तरह और बहुत सी चीजें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टोल टैक्सेस, आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं, टोल टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है भाई। ट्रैफिक चालान कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। तो भाई टैक्स रेवेन्यूज भी हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी हैं। फिर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत प्रोविंसेस को उनका शेयर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने पहले ये अमाउंट कलेक्ट की टैक्स रेवेन्यू से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अभी हम टैक्स रेवेन्यू का ब्रेकअप भी देखेंगे कि इनकम टैक्स से कितना, सेल्स टैक्स से कितना। लेकिन 13 खरब रुपए, 12,970 बिलियन, ये टैक्स रेवेन्यू से आएगा। एंड यू शुड फील, बीइंग स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन, you should feel very privileged that you will be studying the all the measures, the law which is governing this collection. Are you getting this? अच्छा भाई, तो ये नेट रेवेन्यू रिसीट आ गई आपकी, ठीक है। लेकिन खर्चे कितने हैं चेक करो। खर्चे हैं 18,877, ये खर्चे हैं, ये खर्चे। ये खर्चे फुलफिल करने के लिए सिर्फ सर रिसीट से काम चल नहीं रहा, क्योंकि प्रोविंसेस को देने के बाद बचा कितना, 10 खरब। बजट डेफिसिट आ गया, बजट डेफिसिट आ गया। हमारे मुल्क के सबसे दो बड़े मसले हैं क्या? बजट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला, ठीक है भाई। ये दो सबसे बड़े डेफिसिट हैं, बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, दीज टू डेफिसिट्स हैव हॉन्टेड आवर कंट्री फॉर डेकेड्स, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो नेट रेवेन्यू बचा हमारे पास 10,376 बिलियन का, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट कितनी निकल जाएंगी? 10 खरब तो सिर्फ तकरीबन सूदी पेमेंट्स में निकल जाएगा। फिर माशाल्लाह कीमती इंप्लॉइज गवर्नमेंट के जिनको पेंशन देनी है उसके लिए 1 खरब निकल जाएगा। फिर जो हमारे मुल्क के रखवाले हैं, काफी सारी चीजें वो ले जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ट्रांसफर, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स टू प्रोविंसेस, सब्सिडीज, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर आपकी सेहत के ऊपर, और पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर के ऊपर, रोड के ऊपर, हेल्थ सेफ्टी के ऊपर, माशाल्लाह कितना बड़ा खर्चा होगा। फिर ये खर्चे की फिगर ड्राइव हो गई, खर्चे की फिगर ये ड्राइव हो गई, नेट रेवेन्यू रिसीट बची ये। अब सर ये सारी की सारी डेफिसिट कहाँ से फाइनेंसिंग होगी? बोरोइंग से। बोरोइंग विल बी बैंक बोरोइंग, नॉन बैंक बोरोइंग पब्लिक अकाउंट से, टी बिल इशू करके, पीआईबी इशू करके, एंड नेट एक्सटर्नल रिसीट्स, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, आईएमएफ से पैसे आने हैं, क्या आने हैं, कितने आने हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको नजर आ रही है। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जो भी हमने देखे ग्राफिकल फॉर्म में, ये आपके सामने आ गए, ठीक है। टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर का कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ से आ रहा है। बैंक बोरोइंग से 27% आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स 55% है। नेट एक्सटर्नल रिसीट्स, जो हमें एक्सटर्नल रिसीट्स लेनी पड़ती है फ्रेंड कंट्रीज से, आईएमएफ वगैरह से, ठीक है। ये सारी बातें ये एक पिक्चर के अंदर, एक चार्ट के अंदर आपको नजर आ गया, मोटा आइडिया हो गया कि बजट में नंबर्स मोटे मोटे हैं क्या, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें इसके ऊपर अभी आपको वर्किंग नहीं करनी है, बहुत चीजें डिटेल के अंदर भी हमने इसमें नहीं जाना है। लेकिन कहने का मकसद ये आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप पढ़ने लगे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो वो है नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक, ठीक है। अच्छा भाई, फिर इसका छोटा सा ब्रेकअप, कि अब जो आप टैक्सेस पढ़ने लगे हैं, जिसके अंदर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, जिसमें आप सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आप एफईडी पढ़ रहे हैं, इनसे जो कलेक्शन होनी है 12,970, देख लो यही हो रही थी ना 12,970, ये जो कलेक्शन हो रही थी टैक्स रेवेन्यू की, टैक्स रेवेन्यू की जो कलेक्शन हो रही थी 12,970, उसका ब्रेकअप बताया जा रहा है। इनकम टैक्स से कितना, बड़ा चंक है, मेजर चंक है इनकम टैक्स से। सेल्स टैक्स से कितना, ठीक है।
तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि इनकम टैक्स से अराउंड 42% ऑफ टोटल कलेक्शन आ रहा है, सेल्स टैक्स से 38% टोटल कलेक्शन आ रहा है, and things are moving in this direction, and you are going to study from the next class, from the next conceptual class, जो कि इंशाल्लाह ताला हमारी ट्यूसडे को होगी। हम स्टार्ट कर देंगे अपना डिस्कशन फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है बेटा, जिससे तकरीबन तकरीबन 5.5 खरब का रेवेन्यू जनरेट करना है आप लोगों ने। ठीक है, कम से कम पढ़ना है। सही है, आर यू गेटिंग दिस? यहीं पर हम अपने डिस्कशन को खत्म करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन अबाउट इनकम टैक्स। इंशाल्लाह ताला स्टार्ट से लेके चलेंगे, बेसिक डिस्कशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इंशाल्लाह ताला फिर आगे लेके चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, any questions, any comments, any reservations, please let me know so that we can conclude the session. Should we? Everything crystal clear to all of you? Thank you so much, dear students. Thank you so much. May Allah bless you all. ढेरों दुआएं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र को, हमारी इस लर्निंग को हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल बनाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे, और बहुत इस सब्जेक्ट को कोशिश करके जितना आसान से आसान तरीन आपके लिए कर पाएँ, इंशाल्लाह ताला हम कर पाएँगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। योर ट्यूटर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।